Good morning, all of you. In this part of structure and bonding, we will discuss about the bond length and the bond energy. तो first of all, we will discuss about the bond length. So what is the bond length? जैसे नाम से पता चल रहा है, length किसकी length? एक bond की length. तो फिर bond क्या होता है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि the force of attraction which binds the atom together. मीन्स जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस. तो वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ पे हम मेजर करते हैं? जो दो एटम आपस में अट्रैक्टेड है, बॉन्डेड है एक दूसरे से, तो दोनों एटम के बीच का हम क्या लेते हैं? बोलो, न्यूक्लियाई ले लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटम है, ये हमने बीच में न्यूक्लियस लिखा और ये हमने दिखा दिया इस टाइप से. दूसरा एटम हमने लिया, ये उसका न्यूक्लियाई लिया और ये उनकी देखो ओवरलैपिंग भी हमने शो कर दी. तो ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, इसी को आप क्या कहते हैं? बोलो, बॉन्ड लेंथ. क्या कहेंगे आप इसे? बॉन्ड लेंथ. सो हाउ विल यू डिफाइन द बॉन्ड लेंथ? द एवरेज डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटॉमिक न्यूक्लियाई इन ए कोवलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द बॉन्ड डिस्टेंस और द बॉन्ड लेंथ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको बता ही दिया, और एग्जाम्पल जैसे हमने एच एफ का ले लिया. मान लीजिए एक एटम एच का है, दूसरा एफ का है, तो दोनों की न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को आप क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कह देते हैं या बॉन्ड डिस्टेंस कह देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या है जो आमतौर पे हम यूज करते हैं. सो द यूनिट ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज इन एंगस्ट्रॉन. और वन एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस में 10 मीटर. 10 की पावर माइनस में 10 मीटर, या हम पिकोमीटर यूज कर सकते हैं. और वन पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस में 12 मीटर के इक्वल होता है. उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं. मीन्स नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ. तो जो सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, वो है हमारा साइज ऑफ द सेंट्रल एटम. मान लीजिए जो आपके, देखो कुछ तो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा देखा था, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, दीज ऑल आर दी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. लेकिन जो हम ये वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे कि साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, जैसे हमने ले लिया, तो ये आमतौर पे जो मान लीजिए हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, जैसे CO2 सेंट्रल एटॉमिक कार्बन हो गया, दो आपके नेबरिंग एटम्स हैं, तो उस वक्त देखा जाएगा. तो साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, तो मीन्स बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम. मीन्स जो एटम जितने ज्यादा बड़े होंगे, तो उतना ही उनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा. तो वी कैन से दैट द लार्जर द साइज ऑफ द एटम, लॉन्गर विल बी द बॉन्ड लेंथ. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. आपके जो डिफरेंट हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं ग्रुप नंबर 17 के एच एफ, एच सी एल, एच बी आर जो हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड जो लेंथ है उनका ऑर्डर क्या है. तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 17 हाइड्राइड्स, जैसे एच एफ का हमने डायग्राम बना दिया, फ्लोरीन का साइज छोटा हमने शो किया. अब जो नेक्स्ट हो गया एच बी आर, एच सी एल या एच आई जो हम लेंगे, उसका साइज इससे देखो हम बड़ा शो करेंगे. तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 17 हाइड्राइड्स क्या हुआ? बोलो, द साइज ऑफ द एक्स एटम इंक्रीजेस. जो हेलोजन एटम है उसका साइज क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया. देखो एफ का साइज छोटा हमने शो कर रखा है, आई का, आयोडीन का साइज हमने बड़ा शो कर रखा है. The size of the X atom increases and thus the internuclear distance in between the H and the X atom increases. जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ गया, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो गई. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, जो H है, H के न्यूक्लियाई, और जो F है, मान लीजिए इसका सेंटर ले लें, तो यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस है ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई. अगर HI के केस में अगर हम देखते हैं, तो ये मान लीजिए H की न्यूक्लियाई होगी और यहाँ कहीं पे हमारी I की न्यूक्लियाई होगी. तो ये आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाई, जो कि डेफिनेशन थी बॉन्ड लेंथ की, कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, तो कोल्ड द, बोलो क्या, आपकी बॉन्ड लेंथ. तो ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अमंग द डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड्स. तो इस टाइप से आप डायग्राम बनाएं और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन के बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमें देखना है. ग्रुप्स आपके 16 हाइड्राइड्स के अंदर ऑक्सीजन होता है ग्रुप 16 के टॉप पे, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो रेडियो एक्टिव हो गया. तो अब हम देखेंगे उनके अंदर बॉन्ड. तो इसी टाइप से बिल्कुल एग्जैक्ट के ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 16 हाइड्राइड, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, इसलिए O का हमने एक H के साथ तो बॉन्ड दिखा दिया, दूसरा हमने फ्री छोड़ दिया कि वहां पे भी मान लीजिए वाटर है तो H ही होगा, उसको हमने बस रिप्रेजेंट नहीं किया.
डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऐसे ही टेलुरियम H2Te जो बना, एक H को दिखा दिया, दूसरे को शो नहीं किया, क्योंकि हमें एक ही बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हम यहाँ पे शो करनी थी। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 16 हाइड्राइड्स द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, मींस ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम, यहाँ पे उस लास्ट वाले में टेलुरियम हो गया, तो साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, so and thus the internuclear distance between the H atom and the central atom also increases, so the bond length also increases। इसलिए देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो नेबरिंग आपका H था और जो सेंट्रल एटम है, इनके न्यूक्लियाई के बीच का देखो ये डिस्टेंस हो गया वाटर के अंदर, और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये हो गया डिस्टेंस H, और ये टेल्यूरियम की मान लीजिए न्यूक्लियाई, तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई बोलो, इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आ जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड कह दे या बॉन्ड ऑर्डर भी कह दे। देखो जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, जो आप कैलकुलेट करते हैं, आपकी एक थ्योरी और है जिसे आप मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, वहां से भी आप बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप एमओ थ्योरी को पढ़ते हैं। और तो वहां पे एमओ थ्योरी के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर था उसका फॉर्मूला बोलो आपका क्या होता था, हाफ ऑफ एनबी, मींस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और Na एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो एमओ डायग्राम आप ड्रा करते हैं, वो कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, वहां से आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके कोई भी जो मोलिक्यूल है, लाइक O2 है, फिर कोई आयनिक स्पीसी O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 2 माइनस है, ऐसे N2 है, N2 माइनस है, जो आपके डाई एटोमिक मोलिक्यूल या आयंस जो है डाई एटोमिक आयंस, तो आप उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं एमओ थ्योरी की हेल्प से। आप ट्राई एटोमिक लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है एमओ थ्योरी, लेकिन डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स चाहे वो आपके न्यूट्रल फॉर्म में हो चाहे आयनिक फॉर्म में हो, तो आप वहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। इन सिंपल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन द टू एटम, दो एटम के बीच में बॉन्ड कितने हैं, तो वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जब आप कैलकुलेट करते हैं एमओ थ्योरी की हेल्प से, तो वहां पे वो फ्रैक्शन में भी आ जाता है, 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, इस टाइप से भी आ जाता है। तो मीन्स मोर द नंबर ऑफ द बॉन्ड, मान लीजिए दो एटम हैं, दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, तो वो दो एटम एक दूसरे से काफी दूर थे। मान लीजिए आपके पास दो ऑक्सीजन एटम है, उनके बीच में मान लीजिए कोई बॉन्ड ही नहीं बना हुआ था, तो वो तो देखो अभी फार अपार्ट है। दो एटम ऑक्सीजन के एक दूसरे के देखो नजदीक आ गए, उनके बीच में देखो एक बॉन्ड बन गया। उसके बाद उनके बीच मींस बॉन्ड बनने का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई उनके बीच में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द एटम टुगेदर इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। अगर दो बॉन्ड बन जाए तो वो उनके बीच इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा हो गई है। तो जो ये न्यूक्लियाई होती है, इन न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को ही तो हम क्या कहते हैं बोलो, बॉन्ड लेंथ। जो ये न्यूक्लियाई होती है इनके बीच के डिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं बोलो, बॉन्ड लेंथ। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, मींस बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड बढ़ती है। कि मल्टीप्लिसिटी का मतलब कितने मल्टीपल हो गए, मतलब एक ही बॉन्ड है दो एटम के बीच में या एक से ज्यादा हो गए, उसके कितने गुना ज्यादा हो गए। तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे एटम्स के बीच में, उतनी ही एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, एटम नजदीक आ जाएंगे, और उनकी न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिसे आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो मीन्स बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड और द बॉन्ड ऑर्डर। मीन्स वी कैन से दैट मोर द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी बोलो, छोटी हो जाएगी। जैसे आप देख पाते हैं आपके डिफरेंट इस एग्जांपल के अंदर एल्केन एल्कीन, और अगर आप एल्काइंस के अंदर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए एल्केन है, जो आप जानते हैं एल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन हमने दो कार्बन वाला लिया तो इथ एन हो गया ये। अगर दो कार्बन वाली एल्कीन ले ले तो इथ इन हो गई, डबल बॉन्ड आ गया। मींस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, मींस अट्रैक्शन बढ़ गई, बॉन्ड छोटा हो गया। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड और बढ़ गया, तो बॉन्ड और भी छोटा आपका हो गया। तो वही हमने ऊपर में थे आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से जो निकाला गया, जो डाटा पाया गया एक्सपेरिमेंटल डाटा, वो क्या है कि जो एल्केन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये बोलो कितनी होती है, सबसे लंबा बॉन्ड है ये है 1.54 एंगस्ट्रॉन। अगर एल्कीन के अंदर आप देखते हैं सीसी डबल बॉन्ड की जो है वो बोलो कितना 1.34 एंगस्ट्रॉन है। अगर आप एल्काइन में देखते हैं तो बोलो वो वैल्यू कितनी है, वो 1.20 एंगस्ट्रॉन है, 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो आपने देखा कि एल्केन के अंदर बॉन्ड लंबा होता है क्योंकि एक ही बॉन्ड है। तो मींस मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मोर द नंबर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, lesser will be the bond length। Means with the increase in the number of the bonds between the two atoms, the force of attraction between the two atoms increases, so the two atoms will come closer to each other, means the bond length decreases, bond length आपकी कम हो जाती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड फैक्टर आ जाता है जो आपकी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लेते हैं, और जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है, हम पहले आपको सिखा चुके हैं, वो एटम उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपके जो तो बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो जाएगी, आपकी छोटी हो जाती है। तो मीन्स जो आपके परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो मीन्स परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम की, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और परसेंटेज एस करेक्टर निकालते कहाँ से हैं, हाइब्रिडाइजेशन का पता लगने से। अगर हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाए तो हम उसका परसेंटेज एस करेक्टर निकाल सकते हैं। तो more the percentage S character, more will be the electronegativity, and thus more will be the interaction with the neighboring atoms, so smaller will be the bond length. अब एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपका कंपाउंड उसी टाइप से हमने एल्केन ले लिया। एल्केन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एल्कीन और ये एल्काइन तीनों ले लिया। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें काउंट करने होते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जैसे एल्केन में आपको दिख रहे हैं कि सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं, तो किसी भी एक कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसके देखो ये सिग्मा 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 और सिग्मा, इसके चारों सिग्मा हैं, तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। नेक्स्ट में अगर आप एल्कीन के अंदर देखते हैं तो देखो ये 1 सिग्मा, ये सेकंड सिग्मा, एक सिग्मा है और एक बोलो क्या है यहाँ पे, ये पाई है। तो 3 ही सिग्मा बने बोलो यहाँ पे। तो 3 सिग्मा का मतलब लोन पेयर कोई है नहीं, तो 3 + 0 = 3। दोनों ही जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों की क्या होगी बोलो, sp2। लास्ट वाले में देखते हैं तो देखो यहाँ पे इस कार्बन के एक साइड में एक सिग्मा है, ये भी एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा होता है उसके अंदर, और दो बोलो क्या होते हैं, पाई। तो 2 + 0, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। परसेंटेज एस करेक्टर अगर हम निकालना चाहें तो पहले वाले में क्या आएगा, एल्केन के अंदर 1/4, क्योंकि एस तो एक ही है sp3 में, डिवाइडेड बाय 4, टोटल 4 है आपके आपके और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 125%। नेक्स्ट में 1/3 इंटू 133% आ जाएगा। लास्ट वाले में 1/2 इंटू 150% आपका आ जाएगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा अट्रैक्शन बन जाएगी, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी बोलो, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो बोलो किसकी कम और किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं सबसे ज्यादा एस करेक्टर बोलो किन के बीच में हुआ है बोलो, आपके ये ट्रिपल बॉन्ड वाले के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपके 50% एस करेक्टर है, 50% एस दोनों ही कार्बन के अंदर। 50% एस करेक्टर का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस दोनों कार्बन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो क्या होगी, ज्यादा। जैसे हमने पीछे बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे बताया था, यहाँ पे हम इलेक्ट्रो आपके नेगेटिविटी के बेसिस पे, परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस पे बता रहे हैं कि इन दो कार्बन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है, बिकॉज बोथ हैव द 50% एस करेक्टर। और नेक्स्ट ये sp2 वाले जो कार्बन थे यहाँ पे, इनके अंदर दोनों ही कार्बन के अंदर जो एस करेक्टर है वो बोलो कितना है, आपका कम है। यहाँ पे देखो सिर्फ 33% है। ऐसे जो दूसरा कार्बन है इसके अंदर भी बोलो कितना है, 33% है। तो एज कम्पेयर टू एल्काइंस, इन दो कार्बन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, तो थोड़े दूर रहेंगे, मीन्स इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जो आपके सिंगल बॉन्ड वाले हैं इनके अंदर तो बोलो क्या है, आपके 25% ही एस करेक्टर है। दोनों ही कार्बन के अंदर बोलो कितना है, 25% एस करेक्टर है। तो इसलिए आपके ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन और भी कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हुआ, सी सिंगल बॉन्ड सी इन एल्केन, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी इन एल्कीन्स, और एज कम्पेयर टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी इन एल्काइंस। तो ये था नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है किस चीज को, आपकी बॉन्ड लेंथ को। और नेक्स्ट फैक्टर क्या था, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि अलग अलग थी हाइब्रिडाइजेशन, तो हम परसेंटेज एस करेक्टर निकाला और उसके बेसिस पे हमने बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकेलाइजेशन से बॉन्ड लेंथ पे देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। डीलोकेलाइजेशन का आखिर मतलब क्या है,
कुछ कंपाउंड है, जैसे आपने बेंजीन रिंग टाइप के कंपाउंड देख रखे हैं, जिसके अंदर आपने देखा था डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितनी ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी बोलो, डीलोकेलाइजेशन होगी। डीलोकेलाइजेशन किन में होते हैं, जो कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम जैसे हम पहले ही आपके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता रखे, कंजुगेशन कई तरीके से देखे जा सकते हैं। सिंपल तरीका था कि जो आपके डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे हो, डबल सिंगल ऐसे, या डबल बॉन्ड कंजुगेशन में किसके साथ हो, पॉजिटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ, ओड इलेक्ट्रॉन के साथ, लोन पेयर के साथ, तो भी वो कंजुगेशन में ही होते हैं। तो मींस जो डीलोकेलाइजेशन उससे क्या हो जाएगा, तो विद द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द कंजुगेटेड सिस्टम, जैसे बेंजीन के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपने क्या देखा कि यहाँ पे बेंजीन की देखो अब डिफरेंट स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे। मान लीजिए आप हमें रेजोनेंस अगर इनके बीच में देखो शो कर देते हैं, रेजोनेंस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन फॉर्म। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो जो कार्बन है ना, कार्बन इसके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है। अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो अगर हम इनकी नंबरिंग कर देता हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए, वैसे तो सारी पोजीशन बेंजीन के अंदर इक्विवेलेंट होती है, ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट इन द बेंजीन रिंग, लेकिन फिर भी सिर्फ समझाने के लिए अगर हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को। तो आप देखें स्ट्रक्चर नंबर जो हमारी 1 है, इसके अंदर बेंजीन को जो हमने ड्रा कर रखा है उसके अंदर 1 और 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की देखो जब हमने मूवमेंट कर दी, देखो इस टाइप से, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, तो उससे क्या हो गया, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इट मींस जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अंडर मूवेबल होते हैं, मूव करते रहते हैं। मींस डबल बॉन्ड डबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड सिंगल नहीं है, सभी के अंदर 1 और 2 के बीच का करेक्टर है। तो वो कैसे निकालें इसका करेक्टर, तो इसलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1.5। तो बेंजीन रिंग के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ जो बॉन्ड होते हैं वो कितने हैं, जो दो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो कितने हो गए बोलो, आपके होते हैं 1.5। बोलो कितने हो गए, 1.5। 1.5 क्यों, क्योंकि दो जगह है वो बॉन्ड आपके, तो इसलिए इसका जो करेक्टर था, जो पाई बॉन्ड का करेक्टर है वो दो जगह डिवाइड हो गया। बोलो कितनी जगह डिवाइड हो गया पाई बॉन्ड का करेक्टर, दो जगह। देखो सिग्मा बॉन्ड तो दोनों जगह है ही, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड वो एक जगह फिक्स नहीं है, पाई बॉन्ड कभी तो इधर आ जाता है देखो हाफ पाई बाई 2, और कभी हाफ इधर आ जाता है देखो पाई बाई 2। तो बोलो बॉन्ड करेक्टर कितना हो गया, देखो 1 बॉन्ड और ये आधा बॉन्ड, बोलो बॉन्ड करेक्टर कितना हो गया 1.5, और ये भी बोलो कितना हो गया 1.5 हो गया। आगे बात समझ में। तो मीन्स उससे क्या हो गया है कि जो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, सिंगल जहां पे बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच, तो वो तो था वहां पे, तो बोलो पहले बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितना था यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर था पहले 1, और वो अब इंक्रीज हो गया देखो 1.5। और जो ये डबल बॉन्ड है वहां पे बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना था, बोलो बॉन्ड ऑर्डर था वहां पे 2। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर उसका डिक्रीज हो गया देखो 1.5 ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने की वजह से, पाई बॉन्ड की मूवमेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, मैंने ये भी बताया कि आपके बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला कैसे, दोनों जगह एक एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही, 1-6 बॉन्ड के बीच में देखें या 1-2 के बीच में देखें, देखो सिग्मा बॉन्ड तो दोनों जगह देखो है ही यहाँ पे। क्लियर हो गया, तो 1 हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1। दूसरा जो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट पाई बॉन्ड है ये मूव करता है दोनों जगह, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था पाई बॉन्ड कभी इधर है तो पाई बाई 2, कभी वहीं पे चला जाता है वापिस तो पाई बाई 2। क्लियर हो गया ना, तो इस टाइप से टोटल बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1.5 आ गया था। क्लियर हो गया ना। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आपने क्या देखा, जो अभी हम लिखेंगे देखो, विद द डीलोकेलेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द कंजुगेटेड सिस्टम द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस फॉर द सिंगल बॉन्ड। तो जो बॉन्ड लेंथ है उसकी सिंगल बॉन्ड की घट गई, क्यों, क्योंकि देखो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो तो लंबा होता है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 1 था, बॉन्ड ऑर्डर जब 1 था तो उस टाइम पे जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड कैसा था, लॉन्ग था। कैसा था बोलो, लॉन्ग था, लंबा था। लेकिन अब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया, मींस एक आपका आधा बॉन्ड और बन गया, मान लीजिए इसके बीच में अट्रैक्शन और बढ़ गई, अट्रैक्शन और बढ़ गई, तो बोलो क्या हो गया, 1.5 आने से बॉन्ड क्या हो गया बोलो, शॉर्ट हो गया। कार्बन कार्बन बॉन्ड बोलो क्या हो गया, ये देखो शॉर्ट हो गया। कार्बन कार्बन बॉन्ड बोलो क्या हो गया, आपका छोटा हो गया। तो वही हमने लिखा है कि जो आपके डीलोकेलाइजेशन की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर है सिंगल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का बोलो क्या, बॉन्ड ऑर्डर वो तो बढ़ गया, लेकिन बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो गई, वो छोटी हो गई। ऐसे ही जो डबल बॉन्ड के साथ क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो गया, जो बॉन्ड ऑर्डर पहले 2 था वो 1.5 हो गया।
इसीलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो गई बोलो, उसकी इंक्रीज हो गई है। बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो गई है, इंक्रीज। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे डीलोकलाइजेशन की वजह से, कि डीलोकलाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बॉन्ड लेंथ अफेक्टेड होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज कौन से होते हैं, जो कंजुगेटेड सिस्टम के हों, तभी उनके बीच में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होती है। क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं, देखो बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर देखो देर आर 3 सी सिंगल बॉन्ड सी, देखो 3 तो सिंगल बॉन्ड वाले दिख रहे हैं आपको, जैसे हम ये पहले ही आपको बता चुके हैं। 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज हैं, जैसे आप पहले भी एल्केन में हमने लिखा था, तो आपका जो सिंगल बॉन्ड है उसकी वैल्यू तो बोलो कितनी होनी चाहिए, वो 1.54 एंगस्ट्रॉन होनी चाहिए। और जो डबल बॉन्ड है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो 1.34 एंगस्ट्रॉन होनी चाहिए। लेकिन ये पाया गया कि बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी ये देखो ये बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड है, उन सभी की जो बॉन्ड लेंथ है वो पाई गई 1.39 एंगस्ट्रॉन। कितनी मिली बोलो, 1.39 एंगस्ट्रॉन। मीन्स ना तो 1.34 ना 1.54, वो मिली इन दोनों के बीच में 1.397 एंगस्ट्रॉन। तो मीन्स ऐसा क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी डीलोकलाइजेशन हो गई है, इसलिए सारी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, सेम। क्लियर हो गया। तो ये था इफेक्ट आपके डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो ये था हमारा टॉपिक बॉन्ड लेंथ। अब नेक्स्ट देखेंगे बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड रहती है आपकी बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की देखो डेफिनेशन क्या है, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम्स। मींस कोई दो आइसोलेटेड एटम है आपके, मान लीजिए H है गैसियस फॉर्म के अंदर, ये दूसरा H है देखो गैसियस फॉर्म के अंदर। ये दो एटम एक दूसरे के देखो नजदीक आते हैं, अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, और इनके बीच में देखो बॉन्ड बन जाता है। ठीक हो गया ना। तो आपका बॉन्ड बन गया, तो इस जब बॉन्ड बना तो एनर्जी इसके दौरान रिलीज हो गई, उसे आप कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। सो द एवरेज अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ये 1 मोल बॉन्ड बन गया फ्रॉम द आइसोलेटेड, जो अलग अलग थे गैसेस फॉर्म के अंदर थे, तो कोल्ड उसे क्या कहते हैं आप, बॉन्ड एनर्जी कह देते हैं। डेफिनेशन इसकी रिवर्स भी हो सकती है, वो क्या, कि हम रिवर्स काम कर दें। रिवर्स मींस जो ये H2 है इसको हम ब्रेक कर दें, इनके बीच के बॉन्ड को बोलो क्या करते हैं, ब्रेक। तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम बाहर से बोलो क्या देनी पड़ेगी हमें, एनर्जीज रिक्वायर्ड, एनर्जीज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। अगर हम इसको तोड़ देंगे 1 मोल बॉन्ड को, तो ये आपके टूट जाएगा आपके आइसोलेटेड एटम्स के अंदर। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, मींस द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to dissociate 1 mole of the bond present between the atom in a gaseous molecule is called the bond energy। उसे आप क्या कह देते बोलो, बॉन्ड एनर्जी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि we generally take the average value of the bond energy। अगर देखो सिंपल ऐसा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल था जिसमें बॉन्ड ही एक है, तो उसके अंदर तो ये इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं। ये एवरेज वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई कंपाउंड आपका ऐसा है जिसके अंदर जो ये बॉन्ड है एक ही टाइप के, वो आपके काफी सारे हों, जैसे एल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर आप उनके अंदर देखें तो ये उनकी बात चल रही है। तो आपकी एवरेज क्यों लेते हैं, एवरेज इसलिए लेते हैं, देखो उसका रीजन बताते हैं। बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज नॉट सेम इन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। एक बॉन्ड है जैसे CH बॉन्ड ही है, और वो जो CH बॉन्ड है वो अलग अलग मोलिक्यूल्स के अंदर हो सकता है। C और H के बीच में जो बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, वो डिफरेंट मोलिक्यूल के अंदर हो सकता है। जैसे हमने लिया मीथेन, हमने बोलो क्या ले लिया, ये मीथेन, देखो CH4 हमने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर फिर हमने ले लिया CH3F, देखो इसके अंदर भी C और H के, लेकिन मॉलिक्यूल आपके अलग अलग हो गए, कंपाउंड आपके अलग अलग हो गए। नेक्स्ट देखें, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हर एक के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी अलग अलग जरूरत पड़ती है। आपके डिफरेंट रूल्स हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, अपनी प्रीवियस लेक्चर्स आप देखना, जो आपके बेंट रूल है जहाँ पे हम सिखा चुके हैं आपको इन चीजों के बारे में। तो आप जो प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके मीथेन के अंदर जो जितने भी CH बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर आपका अलग मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3F, ये हमने ले लिया, तो इन सभी के अंदर बॉन्ड एनर्जी एक जैसी नहीं है। यहाँ पे CH3F के अंदर देखो जो ये हमने बॉन्ड दिखा रखे हैं, C और H, C और H, C और H के बीच में ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इनकी एनर्जी मीथेन वाले CH बॉन्ड के इक्वल नहीं है, अलग है। तो जब हमारे न्यूमेरिकल निकालते हैं तो हम कौन सी वैल्यू पुट करें, कंपाउंड 1 वाली या कंपाउंड 2 वाली। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी की हम एवरेज कर देते हैं। डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी की क्या कर देंगे, एवरेज। अगर हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया तो और भी अलग आ जाएगी,
आपकी जो बॉन्ड एनर्जी जो जरूरत पड़ती है वो आपकी सेम नहीं होती है। बॉन्ड लेंथ इनकी अलग अलग होती है। बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, सीएच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। सीएच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी। तो ऐसा क्यों, मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर है बेंट रूल के, आप उनको पढ़ लें, आपको वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट बॉन्ड है उनकी हम क्या ले लेते हैं एवरेज, E1 E2 E3 मीन्स मान लीजिए हम मीथेन की बात करते हैं तो आप ये कहेंगे कि जो मीथेन है उसके अंदर तो आपके जो डिफरेंट आपके जो एच दिख रहे हैं सी एच, उनकी तो बॉन्ड एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल नो, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, हम देखो आगे लिख रहे हैं कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज नॉट सेम इवन इन द सेम कंपाउंड। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये मीथेन है और मीथेन के अंदर अब केमिकल इन्वायरमेंट मीथेन के जो कैसा है बोलो, इस बॉन्ड को मान लीजिए आप सबसे पहले मान लीजिए ब्रेक करते हैं इसको, इसको आपको तोड़ने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी। वो उस वक्त जब कार्बन है जो सेंट्रल एटम जिससे एच अटैच है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। इस सी और एच ए के बीच के बॉन्ड जब तोड़ते हैं तो उस वक्त 3 एच अटैच है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने बॉन्ड तोड़ दिया, उसके बाद अगर आप सेकंड बॉन्ड को तोड़ेंगे, देखो मान लीजिए एच फार अपार्ट हो गया, वो तो चला गया। अब आपके पास मान लीजिए 3 बच गए, ये एच बी, फिर एच सी और एच डी, ऐसे। अब जो H टूटा कैसे, किस फॉर्म में ये ब्रेकेज हुआ है, मान लीजिए हाइड्रोलिटिक फिशन की फॉर्म में हुआ है, मान लीजिए H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला है किसी तरीके से, वैसे ऐसा होता नहीं, या मान लीजिए हाइड्रोलिटिक फिशन भी हुआ है तो ये फ्री रेडिकल मान लीजिए बनवा दिया हमने, मान लीजिए यहाँ पे ये H के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया, एक बॉन्ड में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या अब इस कार्बन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है? नो। तो इट मीन्स अब जो नेक्स्ट बॉन्ड आप तोड़ेंगे ये सी एच बी वाला, तो इसके लिए जो एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ अलग होगी। देखो मान लीजिए मैंने 2 एरो लगा दी, मान लीजिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एंड सो ऑन। ये भी टूट जाए तो नेक्स्ट को तोड़ने के लिए इट मीन्स आपका जो सेम कंपाउंड है और उसके अंदर सेम बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए भी सेम एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड द केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल एटम एंड द नेबरिंग एटम वो आपका चेंज हो जाता है। सो द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए हम हमेशा एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो? एवरेज। जैसे मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड है, चारों की हमने एनर्जी की एवरेज ले ली। देखो E1 E2 E3 एंड E4 जो चार के चार बॉन्ड है और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, क्योंकि एवरेज लेनी है, 4 बॉन्ड आपके। क्लियर हो गया? तो हम एवरेज क्यों लेते हैं? तो जैसे हमने लिखा बिकॉज आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ ईच ऑफ द बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम चेंजेस एंड thus द बॉन्ड एनर्जी आल्सो चेंजेस। क्लियर हो गया? तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी का ये हमारा फार्मूला बन गया। बोलो क्या बना? E1 प्लस E2 प्लस में E3 प्लस में E4 डिवाइड बाय 4। 4 बॉन्ड है तो किसी में और है एंड सो ऑन। इस स्टेप से हम एवरेज लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। तो वो फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं वो बॉन्ड एनर्जी को भी अफेक्ट करते ही है, क्योंकि जो बॉन्ड लंबा होता है वो वीक होता है। सिंगल बॉन्ड जैसे लंबा होता है तो वीक होता है, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एनर्जी कम। कोई डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी। मीन्स बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ से तो डायरेक्टली रिलेटेड होती ही है, कि बॉन्ड कोई लंबा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वीक है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के ये। तो पहला फैक्टर आ जाता है उसी टाइप से साइज ऑफ दी सेंट्रल एटम। फिर हम जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेंट्रल एटम के क्या होगी बोलो? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कि एटम का साइज अगर छोटा है तो क्या होगा कि जो दो एटम हैं जो छोटे छोटे साइज के हैं तो उनके बीच की न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस कम होगा और बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो मीन्स एटम के बीच में अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उसको तो अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। मीन्स उसी टाइप से देखो, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एच एफ से एच आई की तरफ जाते हैं तो देखो क्या होता है। एच एफ से एच आई की तरफ जब हम गए तो हमने क्या देखा? लार्जर द साइज ऑफ द एटम लॉन्गर विल बी द बॉन्ड लेंथ। एच एफ की बॉन्ड लेंथ कम है, एच आई की बॉन्ड लेंथ बोलो क्या है? ज्यादा है। एंड thus the lesser will be the energy required to break the bond, that is the lesser will be the bond energy। तो जो ये लंबा बॉन्ड है, क्योंकि ये जो लंबा बॉन्ड है ये आपका वीक बॉन्ड होगा। बोलो ये बॉन्ड बोलो कैसा होगा आपका? लंबा है तो बोलो कैसा बॉन्ड होगा? वीक बॉन्ड होगा। और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बोलो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बोलो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया ना? और ऊपर एच एफ के अंदर जो बॉन्ड है वो छोटा है तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड बोलो कैसा होगा? बोलो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मोर एनर्जी इज
रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया। सो द बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर अगर हम देखें डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर, तो HF, HCl, HB, R और HI के अंदर, तो क्या होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 17 आपके हाइड्राइड्स, क्या हुआ, द साइज ऑफ द एक्स एटम इंक्रीजेस, सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द H एंड X जो है वो इंक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई आपकी, डिक्रीजेस। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है बोलो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गया था, इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड की ताकत वो कम हो जाएगी, यहाँ पे वीक हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। तो इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट these atom far apart from each other decreases, so means bond energy also decreases। क्लियर हो गया। तो ये था पहला फैक्टर, जैसे आपके बॉन्ड लेंथ में भी था। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आ जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, जिसे बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं, कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड। तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड के। तो मीन जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे एटम्स के बीच में, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को अगर हम देख लें, तो मोर द नंबर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, मोर विल बी द क्या हो जाएगी आपकी बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी एटम्स के बीच में। अब उनको दूर करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी ही देनी पड़ेगी। तो मीन्स अगर बॉन्ड लेंथ देखें आपकी एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की, तो बोलो किसकी ज्यादा है बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल, एल्केन के अंदर ज्यादा होगी, और आपकी एल्काइंस के अंदर क्या होगी बोलो, सबसे कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ भी हम देख लेंगे साथ के साथ, जैसे हमने पहले बताया था, प्लस में जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है फिलहाल, वो तो बोलो हमें क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी देखेंगे हम यहाँ पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड की अमंग एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के अंदर। तो विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम इंक्रीजेस, so atom come closer to each other, so the amount of energy required to separate them far apart from each other, बोलो वो क्या हो जाएगी, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाते हैं, ध्यान से सुने, तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है, एटम नजदीक आ जाते हैं। तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या हो जाएगी बोलो, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज। तो यहाँ पे हम इंक्रीज लिखेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो बॉन्ड एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे नंबरों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हमेशा ही इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये था नेक्स्ट हमारा फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अब जैसे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज होगी तो परसेंटेज एस करेक्टर भी चेंज होगा। तो जिसमें जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उससे जो अटैच एटम होता है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी जितना ज्यादा एस करेक्टर है। तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब उन एटम को तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो वी कैन से दैट द मोर द परसेंटेज एस करेक्टर, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, तो स्मॉलर विल बी द, बोलो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ, एंड मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। तो स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ एंड मोर विल बी द, बोलो क्या हो जाएगी, मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। उतनी ही ज्यादा आपकी हो जाएगी, बोलो क्या, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर हो गया। हम एग्जांपल लेते हैं उसी टाइप से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बीच का हाइब्रिडाइजेशन अगर सभी के निकालते हैं, जैसे आपको पहले बता चुके हैं, आपके इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो उसी टाइप से बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, बोलो यहाँ पे sp3। एल्कीन में देखेंगे तो यहाँ पे 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा तो एक पाई हो जाता है, तो 3 + 0 3sp2। और एल्काइन के अंदर देखें तो एक सिग्मा है, कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिग्मा तो एक ही होगा, देखो एक सिग्मा है, और ये जो दो क्या हो जाएंगे इसमें पाई, तो 2 + 0 आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लेंगे हम। एल्केन में 25% आएगा, एल्कीन में 33% और एल्काइन में 50%। तो परसेंटेज जो एस करेक्टर है बोलो वो किस में सबसे ज्यादा है, आपके एल्काइन के अंदर सबसे ज्यादा होगा। तो ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होने की वजह से जो कार्बन कार्बन के बीच की जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बोलो क्या हो जाएगी, वो आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी भी बोलो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो मोर द परसेंटेज एस करेक्टर, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, जो एल्केन वाला कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देन एल्कीन, देन एल्काइन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की होगी। देखो यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, पहले वाले में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आप लगाएंगे लास्ट में।
सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम बोलो क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी द अट्रैक्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स, सो मोर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम फार अपार्ट। तो आपकी बॉन्ड एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इंक्रीज लिखेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी देखो सबसे ज्यादा होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी बोलो किससे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। तो ये था हमारा नेक्स्ट फैक्टर, टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि जैसे ही हम ग्रुप नंबर 17 में F2 से Cl2, Cl2 से Br2 से I2 की तरफ जाते हैं तो उस वक्त नंबर ऑफ लोन पेयर का क्या इफेक्ट हम स्टडी करते हैं। तो ऑन मूविंग फ्रॉम F2 टू Cl2 इन ग्रुप नंबर 17 द साइज ऑफ X एटम इंक्रीजेस। देखो F का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, आयोडीन का और बड़ा है, तो साइज ऑफ X एटम इंक्रीजेस। तो इसलिए देखो बॉन्ड लेंथ तो आपकी इंक्रीज होनी ही होती है, लेकिन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एटम क्या हो गया बोलो, इंक्रीज आपको दिख रहा है क्योंकि साइज बढ़ गया। क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या था कि जो न्यूक्लियाई है दो एटम की उनके बीच का डिस्टेंस। समझाने के लिए हमने इनकी ओवरलैपिंग नहीं दिखाई है कि आप ये कहें कि एफ और एफ की ओवरलैपिंग नहीं दिखाई, सिर्फ समझाने के लिए क्या, ताकि हम ये रिप्रेजेंट कर पाए कि किन की न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस कम होता है, किसका ज्यादा। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गया बोलो, इंक्रीज हो गया। तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बोलो, डिक्रीज। तो ये जो बॉन्ड है लास्ट वाला आई आई वाला, ये आपका सबसे वीक बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि सबसे लंबा बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड होना चाहिए। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मींस डिक्रीज हो गया, हमने लिखा है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसलिए देखो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे लेस एनर्जी की जरूरत पड़नी चाहिए, सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़नी चाहिए इसको, क्योंकि लंबा बॉन्ड है, वीक है। So the amount of energy required to separate them apart decreases, so bond energy also decreases। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, FF बॉन्ड की, देन CCl, देन BBr, देन II बॉन्ड। क्लियर हो गया। लेकिन अब अगला पॉइंट आ जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो ग्रुप नंबर 17 जो होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 17 को आप देखें तो फ्लोरीन की बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप पहले से जानते हैं 1s2 2s2 और 2p5। देखो इस टाइप से तो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो इसकी वैलेंस शेल में देखो 2s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, 2p के अंदर देखो हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स देखो हम शो कर रहे हैं। तो एक बॉन्ड जब फ्लोरीन बना लेता है तो उसके बाद जो ये 3 बचते हैं, दीज आर दी लोन पेयर। ऐसे ही फ्लोरीन के नीचे अगर आप क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप जानते हैं सिर्फ एक नंबर बढ़ा देते हैं अब लास्ट का, तो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ही तो बढ़ती है 3s2 3p5। ऐसे ही अगर आप ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के 35 तो क्या होगा, तो सिर्फ एक नंबर ही तो बढ़ाते हैं, तो कॉन्जुगेशन क्या हो जाती है बोलो 4s2 4p5। वैलेंशियल कॉन्जुगेशन तो सेम रहती है। ऐसे आयोडीन के अंदर अगर आप देखें 53 तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, एक कॉन्जुगेशन ही तो बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 5s2 5p5। क्लियर हो गया। तो वैलेंशियल के अंदर तो आपके इलेक्ट्रॉन उतने ही रहने होते हैं, मतलब जो अपने ऊपर हमने शो किया। तो एक बॉन्ड जो बना लेता है एफ के बीच एक बॉन्ड, Cl के बीच एक बॉन्ड, आई के बीच एक बॉन्ड, तो सभी के पास 3 लोन पेयर होते। तो आप ये ना सोचे कि हमने आयोडीन के ऊपर लोन पेयर नहीं दिखाया, देखो सभी के ऊपर ही है ये लोन पेयर। आप ये ना सोचे कि हमने लोन पेयर नहीं दिखाया, लोन पेयर सभी के ऊपर 3 लोन पेयर ही हैं, वो तो सिर्फ हमने वैसे ही शो नहीं किया। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आ जाता है। तो लोन पेयर सभी के ऊपर है, लेकिन जो एफ का बॉन्ड छोटा है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे हमने पहले बताया कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था एफ ग्रेटर देन Cl, Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन Ia। लेकिन अब लोन पेयर का इफेक्ट कहाँ पे, सिर्फ F2 के केस में, क्योंकि वहां पे देखो लोन पेयर बोलो क्या हो गई है यहाँ पे, ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच बोलो क्या हो गई, रिपल्शन। देर कर्जा लोन पेयर रिपल्शन, देर कर्जा लोन पेयर रिपल्शन हो गई है, देखो यहाँ पे। बट देर occurs the lone pair repulsion in F2 and not in others। औरों में आपकी लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगी, तो देर occurs the lone pair रिपल्शन यहाँ पे, ठीक है। एंड नो लोन पेयर रिपल्शन इन अदर्स। तो जिसकी वजह से जो एफ बॉन्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, इस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड आपका सबसे वीक हो जाता है, कम एनर्जी से एकदम टूट जाता है। सो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट एफ बॉन्ड इज मच लेस then the energy required for the breakage of CCl, BBr और II bond।
तो इसलिए जो ऑर्डर हो जाता है इसके अंदर बस स्लाइट चेंज आया। वो क्या आया कि देखो जो यहाँ पे जो F था वो उसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ गई, और सारा ऑर्डर आपका सेम रहा क्योंकि औरों में तो आपका इफेक्ट है ही नहीं लोन पेयर रिपल्शन के बीच का। तो इसलिए ये हमारा फाइनल ऑर्डर आ गया एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट फैक्टर, नंबर ऑफ दी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द आपकी बॉन्ड एनर्जी को। सो थैंक यू। तो हमने पढ़ा कि बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, और उसके डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में देखा जो इनको अफेक्ट करते हैं। थैंक्स ए लॉट।